जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। सबकी बड़ी करके साथ के सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने सरकार को लिखा है पत्र। बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने दोस्तों। इसी के साथ में क्या बीजेपी से बगावत के खुले संकेत दे रहे हैं नितिन गडकरी। बताएंगे किसे घोड़ा और किसे गधा बोलकर संबोधित कर रहे हैं। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के अंदर जबरदस्त जीत हासिल की है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके का आंकड़ा रहा है। और राहुल गांधी निकलने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा से पहले यूरोप के दौरे पर। इतनी खबर आने के बाद बीजेपी के लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं दोस्तों। बताएंगे बीजेपी की ओर से कैसी थ्योरियां रची जा रही है। साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी को तमाम सर्वे के अंदर बुरी तरीके से हारता हुआ दिखाया जा रहा है। और सुभाष चंद्र बोस के पोते ने भी बीजेपी से टाटा बाय बाय कर लिया है दोस्तों। बताएंगे आपको बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान है। वहीं पर अक्षय कुमार बीजेपी के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पा रहे हैं। बताएंगे कैसे उन्होंने ट्वीट करते हुए इंडिया शब्द लिखा था, लेकिन उसके बाद बीजेपी जिस तरीके से भारत शब्द को लेकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, शायद अक्षय कुमार को भी डर लगा है और उन्होंने अपना ट्वीट चेंज कर लिया है। बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में भारत और इंडिया नाम को लेकर फैलाए जा रहे जबरदस्ती के विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को 2 दिनों में ही समझ में आ गया कि उन्हें नुकसान हो रहा है। इसके बाद बीजेपी के नेताओं की तत्काल बैठक बुलाकर हिदायत दी गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है और दोनों के बीच में आपस में तकरार है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस पार्टी संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी की ओर से चिट्ठी लिखते हुए सरकार को जवाब दिया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, आपका परंपराओं की तरफ ध्यान नहीं है। सत्र शुरू होने से पहले बातचीत की जाएगी। दरअसल दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री इस बात से नाराज है कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है। सोनिया गांधी ने अपने लेटर में लिखा कि आपने एक विशेष 5 दिवसीय सत्र बुलाया है जो 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक चलने वाला है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि यह विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के साथ किसी भी परामर्श के बिना बुलाया गया है। हम में से किसी के पास भी इसे लेकर एजेंडा उपलब्ध नहीं है। विपक्ष को केवल ये जानकारी मिली है कि सरकार कामकाज के लिए संसद के 5 दिनों को आवंटित करना चाहती है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में विपक्ष के 9 सूत्रीय एजेंडे को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा है। इस पत्र में 5 दिवसीय सत्र के दौरान महंगाई, मणिपुर हिंसा, हरियाणा में हुई हिंसा के साथ साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा की अपील की गई है। अडानी ग्रुप को लेकर जेपीसी की मांग पर भी चर्चा की अपील की गई है दोस्तों। यहाँ तक कि कास्ट सेंसस को लेकर चर्चा की अपील की गई है और सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर जो आपस में विवाद खड़े हो रहे हैं उस पर चर्चा की अपील की गई है। और देश भर के अंदर जगह जगह आई बाढ़ के साथ साथ सूखे पर भी चर्चा करने की मांग की गई है। देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी के द्वारा की गई इन मांगों को मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री तो इस तरीके से भड़क गए हैं जैसे लग रहा है सोनिया गांधी ने असलियत बयां कर दी हो। साथ साथ दोस्तों नितिन गडकरी ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सबके हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और अभिवादन कर रहे थे, लेकिन नितिन गडकरी के पास जैसे ही पहुंचते हैं नितिन गडकरी किसी और दिशा में देखने लगते हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी के बीच में आपस में नाराजगी है। इसके बाद नितिन गडकरी की ओर से एक टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, समझने वालों को इशारा ही काफी है। यानी वो किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और किसको गधा किसको घोड़ा बता रहे हैं और किस चीज को च्यवनप्राश और किसको घास बता रहे हैं। कई सारे लोग इस तरीके के बयान समझते हैं दोस्तों, लेकिन भाजपा के लोग पूरे मामले पर पानी फेरने के लिए यानी आग बुझाने के लिए कह रहे हैं कि नितिन गडकरी का निशाना विपक्ष पर था, बीजेपी के किसी नेता पर नहीं था। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के हाल फिलहाल में स्टूडेंट इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी के संगठन एनएसयूआई ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। एनएसयूआई के जतिंदर सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बन गए हैं। उनको सबसे ज्यादा 2821 वोट मिले हैं, जबकि एपी न्यूज यानी भारतीय जनता पार्टी समर्थित छात्र संगठन को 2014 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी समर्थित छात्र संगठन CYSS को 2194 वोट मिले हैं। यानी बीजेपी का स्टूडेंट विंग तीसरे नंबर पर रहा है, जबकि CYSS दूसरे नंबर पर रहा है और एनएसयूआई ने यहाँ पर जीत हासिल की है। दरअसल दोस्तों ये बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी के लिए है, खासकर छात्र संगठन की जीत है। और जब से कन्हैया कुमार को इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है, इस जीत की सराहना जरूर होनी चाहिए। और ऐसे में क्या ये संकेत है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी सरकार से उठता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि पिछली बार पंजाब यूनिवर्सिटी की सीट पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीता था। साथ साथ दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक का ये सबसे तगड़ा झटका है। चंद्र कुमार बोस ने इस्तीफा देते हुए कहा कि 2016 में बीजेपी में योगदान किया, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मुझे अच्छा लगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद लगा कि ये जो राजनीति कर रहे हैं वो मेरे और नेताजी सुभाष
सुभाष चंद्र बोस के आदर्श सब धर्म को एक साथ करने के मुताबिक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांप्रदायिकता और विभाजन की राजनीति के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़े हैं। चंद्र कुमार बोस ने कहा कि बंगाल स्ट्रेटजी के बारे में मैंने बीजेपी के केंद्र नेतृत्व और बंगाल बीजेपी को काफी प्रस्ताव दिए हैं। इस प्रस्ताव को अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। मेरे आदर्श और प्रस्ताव का पालन नहीं किया गया तो मैं इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं समझता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को बताया कि पार्टी के साथ अच्छी शुभकामनाएं हैं, लेकिन आप सभी संप्रदाय को एक साथ लेकर चलिए, सबको एक करिए। लेकिन बीजेपी शायद ऐसा नहीं करना चाहती है, इसी के कारण हमको नुकसान भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। दोस्तों आपको बता दें कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में एक परसेप्शन बना था कि सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और बंगाल में बीजेपी कुछ बदलाव ला सकती है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस को लेकर कई सारे कार्यक्रम किए, हर जगह सुभाष चंद्र बोस का नाम भी लिया। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पिछली बार लोकसभा के अंदर 18 सीटें मिली थी, लेकिन धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी कमजोर होती जा रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को ताजा लोकसभा के सर्वे में बताया जा रहा है कि वो 10 के नीचे आने वाली है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में वापस से 0 सीट पर आ जाएगी या फिर एक सीट जीत पाएगी, जो वो परंपरागत तौर पर जीतते आए हैं। सिलीगुड़ी की सीट बीजेपी के इस नेता के इस्तीफे के बारे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर निकल गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बीते दिन यूरोपीय दौरे पर निकल चुके हैं, बेल्जियम के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस सूत्रों ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी करीब एक हफ्ते यूरोप में रहेंगे, जहां पर उनकी यात्रा यूरोप के बेल्जियम में होगी। इसके बाद वो नेदरलैंड जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, नॉर्वे जाएंगे, यानी 7 दिनों के अंदर 4 देशों में जाने का उनका पूरा प्लान है। ये प्लान इसलिए बनाया गया है ताकि एनआरआई लोगों से मुलाकात किया जाए, एक 2024 के चुनाव को लेकर स्ट्रेटजी तैयार की जाए, भारत के बाहर रहने वाले लोगों से समन्वय स्थापित किया जाए, क्योंकि एनआरआई भारत के विकास में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। देखते हैं राहुल गांधी की इन बैठकों से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे थे तो बीजेपी के लोगों ने कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए थे। साथ साथ दोस्तों अक्षय कुमार जो फिल्मों के अंदर सुपरस्टार दिखाई देते हैं, फिल्मों में सुपर हीरो जैसे बड़े बड़े कैरेक्टर करते हैं, एक डेयरिंग एक्टर के तौर पर नजर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के द्वारा इंडिया और भारत को लेकर जो डिबेट छेड़ी गई है उस पर अब अक्षय कुमार भी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल करे। दरअसल उन्होंने एक फिल्म का प्रमोशन किया, मिशन रानीगंज। इसका पोस्टर जारी करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा कि इन 1989 वन मैन अचीव द इम्पॉसिबल, वॉच द स्टोरी ऑफ इंडिया ट्रू हीरो विथ मिशन रानीगंज इन सिनेमा ऑन 6 अक्टूबर, टीजर आउट टुमारो। यानी प्रचार किया है उन्होंने, इंडिया लिखा है, इंडिया की ट्रू स्टोरी, लेकिन जब उनको पता चला कि इंडिया शब्द नहीं यूज करना है और बीजेपी ने तो मना किया है तो उन्होंने भारत लिखा है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि अक्षय कुमार क्या बीजेपी के खिलाफ एक ट्वीट भी नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी इंडिया शब्द लिख देने मात्र से अगर बीजेपी का विरोध हो जा रहा है तो अक्षय कुमार को विरोध करना चाहिए, क्योंकि इंडिया शब्द के आधार पर ही देश की लड़ाई लड़ी गई है। इंडिया हमेशा से वो शब्द रहा है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन जबरदस्ती का बाइनरी क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी चपेट में अक्षय कुमार जैसे तथाकथित बहादुर नेता और अभिनेता भी आए हैं। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी की नेत्री दिव्या स्पंदना को लेकर दावा किया गया कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस मामले पर जानकारी दी गई है कि दिव्या स्पंदना अभी देश से बाहर है, वो जेनेवा में है और पूरी तरीके से स्वस्थ है। कौन लोग हैं ये जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, फेक अफवाहें फैला रहे हैं? साथ साथ इंडिया बनाम भारत की जो बहस छेड़ी गई है, खासकर असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री के द्वारा, उस पर अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आने लगा है कि ये बैकफायर कर रहा है, पूरा मामला भाजपा के खिलाफ जा रहा है। बुधवार को एक बैठक बुलाई गई केंद्रीय मंत्री परिषद की, जिसमें G20 सम्मेलन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों को G20 इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी और इस ऐप के जरिए मंत्रियों को विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने में मदद करने के लिए कहा। भारत के पास जब तक G20 की अध्यक्षता रहेगी यह ऐप काम करता रहेगा। मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बनाम इंडिया की बहस को लेकर बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने सारे मंत्रियों को उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म पर किए गए बयान का सही तरीके से और सख्ती से जवाब देने के लिए कहा है। मतलब साफ है कि बीजेपी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और राज्य के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान को एक बड़ा राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने वाली है। यानी इंडिया और भारत वाले डिबेट से इतर बीजेपी के मंत्री अब सनातन के डिबेट को आगे प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। खुले तौर पर प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहना कि इंडिया और भारत के बहस में ना पड़ो, ये स्पष्ट दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आ गया है कि इससे अंततोगत्वा बीजेपी को ही नुकसान होने वाला है, इसीलिए भाजपा गोल्ड पोस्ट शिफ्ट कर रही है। साथ साथ दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी में NSUI ने जीत हासिल की तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर पंथक सोच वाले छात्र संगठन सत ने जीत हासिल की है। सत ने
सिख ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रहे जसवंत सिंह खालरा को ये जीत समर्पित की है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लिए जहां पर एक और खुशी की खबर है तो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी एक नए गुट को समर्थन मिला है। साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने समिति का गठन किया है। सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरी झंडी देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें कोर कमेटी और समन्वय समिति में जगह दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने 26 सदस्यीय समन्वय समिति की घोषणा की है। समन्वय समिति में मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य के शीर्ष नेताओं को जगह दी गई है। सचिन पायलट का भी नाम है। साथ साथ पार्टी आला कमान का निर्णय सर्वोच्च है। आम आदमी पार्टी के साथ क्या पंजाब में कांग्रेस पार्टी गठबंधन करेगी, इस पर नवजोत सिंह सिद्धू और अरविंदर सिंह राजा वड़िंग की ओर से टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़े उद्देश्य के लिए है, संविधान की भावना का सम्मान करने और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए और जंजीर से संस्थानों को मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा जाएगा। स्वार्थी निहित स्वार्थों से भरी तुच्छ नाश पंप राजनीति होने चाहिए। हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए इसे त्याग दिया जाना चाहिए। अगले चुनाव कैसे लड़े जाएंगे ये तो आला कमान तय करेगा। साथ साथ जजों को रिटायर्ड होने के बाद कम से कम 2 साल तक किसी भी राजनीतिक पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये मांग करते हुए कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। सवाल ये खड़ा होता है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म के लिए लाया गया प्रस्ताव था, याचिका था, जिसे सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि किसी भी जज को रिटायर्ड होने के बाद कम से कम 2 साल तक किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं जाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखिएगा, क्योंकि रंजन गोगोई ने जिस तरीके से देश को लेकर कई सारे फैसले दिए और बाद में तुरंत उनको राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर बनाया गया था, उसके बाद सवाल तो खड़े हुए ही थे। साथ साथ त्याग दीजिए, राष्ट्रपति भवन उड़ा दीजिए गोले से। G20 सम्मेलन के लिए रात्रि भोज के आमंत्रण पत्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर अधीर रंजन चौधरी ने टिप्पणी की है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर इतनी समस्या अंग्रेजों से है तो राष्ट्रपति भवन को खाली कर दे, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति भवन तो वायसराय का घर हुआ करता था। इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने त्याग दीजिए राष्ट्रपति भवन को और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को गोले से उड़ा दीजिए टिप्पणी की है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन इन दिनों सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर कई लोगों के निशाने पर है। उदयनिधि ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बार बार उस बयान को दोहराऊंगा। वहीं अब सनातन धर्म को लेकर उनकी एक और टिप्पणी सामने आई है। स्टालिन ने सनातन धर्म पर एक और बयान देते हुए कहा कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद में उद्घाटन के अवसर पर नहीं बुलाया गया, ये सनातन धर्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि स्टालिन के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन के कई सारे नेता समर्थन नहीं कर रहे हैं और दूरी बना रहे हैं। साथ साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ से लगातार जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। इसके साथ ही दोनों पार्टियों की ओर से अपने कार्यकारी सदस्यों और नेताओं का ऐलान किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोर कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, कैंपेन कमेटी समेत अन्य समितियों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी का संयोजक नियुक्त किया गया है। वहीं पर गोविंद राम मेघवाल को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ साथ दोस्तों सूर्य प्रताप सिंह बोले, कहा कल यह तिरंगे का भी रंग बदलेंगे और कुछ देशद्रोही उस पर भी ताली पीटेंगे। यानी इंडिया शब्द को हटाकर भारत शब्द का बार बार इस्तेमाल किए जाने पर ये आलोचना रिटायर्ड IAS अधिकारी की ओर से आई है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक RTI दाखिल किया गया था, जिसमें जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 साल में एक भी बार लीव नहीं लिया है, छुट्टी नहीं ली है। और अब एक और आंकड़ा सामने आया है दोस्तों, लगभग 10 साल तक मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे लेकिन उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। इस आंकड़े को शेयर करते हुए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तो मीडिया वाले जमकर तारीफ कर रहे हैं, श्रद्धार मनमोहन सिंह के बारे में भी मीडिया वालों को एक कार्यक्रम चलाना चाहिए, उनके डेडिकेशन पर कार्यक्रम होना चाहिए। वहीं पर JDU दफ्तर में इंडिया का पोस्टर, न तेजस्वी यादव को जगह न ललन सिंह को जगह, विवाद होने के बाद 50 मिनट में हटा दिया गया पोस्टर। इंडिया गठबंधन में इस समय काफी मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन बिहार में कई सारे पोस्टर और छोटे मोटे विवादों को तूल देकर जैसे तैसे गठबंधन को कमजोर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन को लेकर एक पोस्टर पर बवाल हुआ। दरअसल पोस्टर में ना तो तेजस्वी यादव की तस्वीर थी, ना JDU के अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर थी। अब उस पोस्टर पर जैसे ही विवाद बढ़ा 50 मिनट के अंदर वो पोस्टर हटा दिया गया है। जानकारी की माने तो कुछ कार्यकर्ताओं ने बिहार के JDU दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया था। वो पोस्टर इंडिया गठबंधन का था, उसमें विपक्षी कुनबे के नेताओं को जगह दी गई, लेकिन बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव उसमें नदारत दिखाई दिए हैं। हालांकि दोस्तों पूरे मामले को शॉर्ट आउट कर लिया गया है, स्थिति को संभाल लिया गया है। इसके बावजूद मीडिया में अफवाह फैलाई जा रही है। साथ साथ हरियाणा कांग्रेस को लेकर पत्रकार LP पंत ने दावा किया है कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बड़े विस्फोट के लिए तैयार रहिए। माना जा रहा है कि हुड्डा ग्रुप और सुरजेवाला गुट के बीच में आपस में इतनी ज्यादा तलखियां हैं कि कांग्रेस पार्टी 2 अलग अलग खेमे में बढ़ सकती है। हालांकि दोस्तों कुछ भी ऐसे खुलकर
सामने तो नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने काफी ज्यादा आपस में तलखियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मीडिया रिपोर्ट जो दावा कर रहा है, इस पर जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों लिखिएगा जरूर। साथ साथ मैं राजभवन के सामने धरना दूंगी, सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीबी बोस पर लगाए गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच तकरार का माहौल बन गया है। हालांकि बंगाल में ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले सीएम ममता बनर्जी और बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच में भी कई बार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि जगदीप धनखड़ राज्य में राज्यपाल रहते हुए बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं पर ताजा विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को राज्य विधानसभा की ओर से पारित विधेयक को अटकाए रखने का आरोप लगाया। इस पर ममता ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन करने की धमकी दी है। देखते हैं क्या वो वाकई प्रदर्शन करेंगी या फिर मात्र धमकी दे रही हैं। साथ साथ पत्रकार श्याम मीरा सिंह बोले, कहा जिस दिन आरएसएस कहेगा कि हमें संविधान बदलना है, ये तिरंगा बदलना है, राष्ट्रगान बदलना है, तो ये संघी भाजपाई उसी दिन बदल जाएंगे और बोलेंगे ये संविधान कॉपी पेस्ट है, तिरंगे में 3 रंग है और हमारा रंग तो भगवा है, राष्ट्रगान अंग्रेजों के लिए गाया गया था, इसके सॉफ्टवेयर नागपुर से चलते हैं। साथ साथ दोस्तों दलित लड़की से बलात्कार और उसके पिता की हत्या के आरोपी बीजेपी के नेता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का यह मामला है, जहां पर 17 वर्षीय लड़की ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 28 अगस्त को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मासूम रजा राही ने उसके साथ बलात्कार किया और जब पिता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके पिता की पिटाई की, जिसमें गंभीर रूप से घायल होने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरे मामले पर डेक्कन हेराल्ड की ओर से कई सारी जानकारियां दी गई है। दोस्तों सच आपको बता दें कि आरबीआई ने 2018 में आम चुनाव से पहले 3 लाख करोड़ केंद्र को देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने यह जानकारी दी है अपनी किताब क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के अपडेटेड संस्करण में ये नई प्रस्तावना दी है। इस पुस्तक में पहली बार 2020 में प्रकाशित जानकारी को और आगे बढ़ाया गया है। बताया गया है कि 2018 के अंदर आरबीआई से मोदी सरकार 3 लाख करोड़ रुपए और लेना चाह रही थी, लेकिन आरबीआई ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शायद यही बड़ा कारण है कि इस बीच में आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को हटा दिया गया था। साथ साथ संजय सिंह बोले, कहा अटल और आडवाणी ने इंडिया साइनिंग का नारा दिया था, क्या वो भी गुलाम थे? भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। यही बड़े कारण है दोस्तों जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के मंत्रियों से इंडिया बनाम भारत करने से बचने के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इस तरीके की बातें करेंगे, बेफिजूल की बातें करेंगे, तो जनता को स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि मंत्री अपने काम करने की जगह बेफिजूल की बातें करके लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। शासक विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या बाबा तय करेंगे। पंडालों के अंदर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तैयारियों के मद्देनजर नेता अपने अपने इलाके के अंदर कथा करवा रहे हैं। राघवगढ़ में भी शास्त्री की कथा का आयोजन किया गया। वहां पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह बागेश्वर बाबा की मेजबानी करते नजर आए। सूत्रों के अनुसार जयवर्धन सिंह छतरपुर से अपनी पार्टी के विधायक आलोक चतुर्वेदी के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री के साथ अपने रिश्ते बनाए रखते हैं। कहा जाता है कि शास्त्री को धर्मगुरु के रूप में यहां तक पहुंचाने के लिए उन्हीं का हाथ है। बीजेपी नेता भी बाबाओं के शरणों में है। यहां तक कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के बाद अब कमलनाथ ने छिंदवाड़ा क्षेत्र में प्रदीप मिश्रा की भी कथाएं करवानी शुरू कर दी है। यानी मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी रैलियों से ज्यादा आजकल कथाओं के पंडाल लगे पड़े हैं। दोनों पार्टियां मिलकर कई सारी कथाएं करवा रही है। साथ साथ दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश के इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से जब सवाल पूछा गया तो उनकी ओर से एक जवाब आया है। उनसे पूछा गया कि आपका क्या कहना है वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आयोग को संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत समय से पहले चुनाव कराना होता है। कुमार ने कहा संवैधानिक प्रस्तावों प्रावधानों के मुताबिक 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। प्रावधानों के अनुसार इलेक्शन कमिश्नर 5 साल का समय समाप्त होने से 6 महीने पहले आम चुनाव की घोषणा कर सकता है। विधानसभा चुनावों के लिए भी मानदंड समान है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की अधिसूचना जारी की है, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि अगर संविधान के हिसाब से होगा तो जरूर चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। साथ साथ दोस्तों सीएम नीतीश कुमार की बातों के मायने को प्रशांत किशोर ने समझाया है। जन सुराज पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। बुधवार को प्रशांत किशोर ने सीएम पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए आज चर्चा का विषय क्या है। उनके लिए आज चर्चा का विषय है कि धरती का नाश होने वाला है, मोबाइल का उपयोग करने से लोग पागल हो रहे हैं। क्या यही नीतीश कुमार का काम है? नीतीश कुमार क्या मनोवैज्ञानिक है? बिहार की जनता ने जो काम नीतीश कुमार को दिया है वो क्यों नहीं करते हैं? बाकी बेकार की चीजों पर क्यों ध्यान आकर्षित कर रहे हैं? बिहार में जो
आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया है तो लोगों को लगता है कि वो जमीनी नेता है, भले उसको भाषा और विषय का कोई जानकारी ना हो, कोई पढ़ा लिखा आ जाए तो हम और आप बात करते हैं कि ये बिहार में नहीं चलेगा। आज देश में भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। ये सवाल उन्होंने जनता से पूछा है। नेता कहाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसके बावजूद बिहार जैसी भयावह स्थिति देश के किसी दूसरे राज्य के अंदर नहीं है। नीतीश कुमार को सीधे अपने निशाने पर लेते नजर आए हैं। साथ साथ दोस्तों राजस्थान बीजेपी के लिए एक सुखद समाचार ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंची है वसुंधरा राजे। इससे पहले बीजेपी से नाराज बताई जा रही थी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दफ्तर जाने मात्र से माना जाएगा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, या फिर अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए वो बीजेपी के दफ्तर में आई है। अगर आप लोगों को कोई भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।